नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है टाइम्स एकेडमी जयपुर। और आज हम आपके बीच जो नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं दोस्तों, उसका नाम है संविधान सभा और संविधान का निर्माण। ठीक है दोस्तों, तो ये संविधान सभा कैसे बनी और संविधान का निर्माण कैसे हुआ, और इन संविधान के ये जो संविधान सभा के जो टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं आपके, वो किस प्रकार से आएंगे और आपको उन सब का कैसे उत्तर देना है, इन सब को हम आपको यहाँ पूरा बताएंगे डिटेल से। तो दोस्तों, तो अब आगे बढ़ने से पहले हमारा जो चैनल है टाइम्स एकेडमी जयपुर, इसको आप सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप स्किप मत करना। इससे जो पटवारी में जो नए इस बार के जो क्वेश्चन आने की जो चांसेज है, तो संवैधानिक विकास से अगर क्वेश्चन आते हैं तो दोस्तों मानकर चलो एक या आधा जो एक या दो क्वेश्चन जो है पक्के इससे आने के पूरे चांसेज है। तो दोस्तों अब देखो, हम वीडियो में चलते हैं। क्या संविधान सभा और संविधान का, ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा टॉपिक आज का। क्या रहेगा दोस्तों? संविधान सभा। तो दोस्तों, संविधान सभा में क्या खास बात है, क्या है क्या नहीं है, पूरा देखो आप। तो दोस्तों, आपने सुना होगा या अब तक पढ़ा होगा कि संविधान के लिए सबसे पहले जो मांग की है किसने की है दोस्तों? तो आप सभी का जो आंसर है वो इतना सा है, क्या? बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले क्या की है? संविधान की मांग की है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन ये नहीं आया है संविधान सभा की मांग की है, क्वेश्चन ये है संविधान की मांग किसने की है सबसे पहले। तो संविधान की जो मांग करने वाला जो पहला व्यक्ति है दोस्तों, वो कौन है? वो है अपने कौन? बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों अब देखो आप, तो सबसे पहले आप जो इसकी जो सन है वो आप क्रम वाइज याद रखो तो ज़्यादा बेटर है दोस्तों। क्या है ये? 1895। और 1895 में किसने? बाल गंगाधर तिलक ने क्या की है? संविधान की मांग की है। तो किस तरीके से की है वो देखना आप। तो कौन है अपना? बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों नाम याद हो गया, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, अब बाल गंगाधर तिलक है तो इसने संविधान की मांग कैसे की है? तो यहां से एक क्वेश्चन देखो आप। सबसे पहले है कि इसने स्वराज विधेयक, कौन सा विधेयक दोस्तों? स्वराज विधेयक के माध्यम से क्या की है दोस्तों? स्वराज विधेयक के माध्यम से अब मांग की है दोस्तों। किसकी मांग की है? संविधान की। तो वो मांग करने का तरीका क्या है वो देखो। तो इस बंदे ने स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान की मांग की है। अब दोस्तों किस तरीके से मांग की है वो देखो। क्या कहा है इस बंदे ने? संविधान की मांग की है। ये तो सबको पता है कि संविधान की मांग तो करी है, लेकिन इसका जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या है? वो स्टेटमेंट ये है दोस्तों कि भारतीयों का संविधान स्वयं भारतीय निर्माण करेंगे। स्वयं भारतीय निर्माण करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये स्टेटमेंट लिख लो, मतलब ये स्टेटमेंट है इस बंदे का। तो बाल गंगाधर तिलक ने ये बात कही है कि भारतीयों का जो संविधान है वो स्वयं कौन करे? भारतीय। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब जो अगला क्वेश्चन है, तो देखो दोस्तों, ये जो सन है इनको आज आप क्रम वाइज पढ़ते रहें तो ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगली जो सन है दोस्तों, तो दोस्तों ये बताओ दूसरी बार जो संविधान की मांग करने वाला व्यक्ति है वो कौन है दोस्तों? दूसरी बार जो मांग करने वाला व्यक्ति है कौन? महात्मा गांधी। ठीक है दोस्तों, क्या है उस व्यक्ति का नाम? महात्मा गांधी। ठीक है,
अब इस महात्मा गांधी ने जो संविधान संविधान निर्माण की बात कही है वो कैसे कही है दोस्तों? क्या देखो इन्होंने डायरेक्ट कहा है क्या, भारतीयों का संविधान, या ऐसे लिख लो आप, भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। क्या दोस्तों? भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए, इच्छा अनुसार होना चाहिए। तो दोस्तों फटाफट इस चीज़ को देखो आप, क्या कहा है दोस्तों? ये दोस्तों कहा है कि जो भारत का संविधान है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। तो इस चीज़ को आप थोड़ा गौर करें। सबसे पहले तो एक बार आप, सॉरी दोस्तों, इसकी जो सन है वो बता दूँ आप में। तो इसकी जो सन है वो है 1922, ये लिखा नहीं था मैं तो बताता हूँ मैं। तो दोस्तों इसकी सन क्या है? 1922। 1922 में क्या कहा है महात्मा गांधी ने कि जो भारत का संविधान है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। क्या दोस्तों? भारत का जो संविधान है वो भारत की इच्छा अनुसार, सॉरी, भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। तो ये बात कही है। तो आप फटाफट इन दो चीज़ों को नोट कर लिए, तो आप इस कॉपी में इसको ड्रॉ कर लो। अब देखो आगे चलते हैं, क्या कहा है आगे। जो है व्यक्ति, उस व्यक्ति का नाम है क्या दोस्तों? तीसरा जो व्यक्ति है दोस्तों वो कौन है? वो है दोस्तों अपने कौन? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। उस मोतीलाल नेहरू ने सबसे पहले तो सन देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने सन नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ देखो आप, जो सन है दोस्तों वो है 1924। 1924 में कहा किसने है? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने कहा है। क्या दोस्तों कहा है? मोतीलाल नेहरू। ठीक है। सबसे पहले तो इसका जो क्वेश्चन है वो देखो क्या है। ये किस पार्टी का है दोस्तों? स्वराज पार्टी का। क्या दोस्तों? स्वराज पार्टी का नेता है। ठीक है, ये पहली बात हो गई। अब इसका माध्यम क्या है, इसने किस तरीके से कहा है वो देखो आप। भारतीयों द्वारा संविधान के निर्माण की बात की, निर्माण की मांग की है। क्या दोस्तों? दोबारा सुन लो। भारतीयों द्वारा संविधान के निर्माण की बात, भारतीयों द्वारा संविधान के निर्माण की मांग की है दोस्तों। किसने? मोतीलाल नेहरू। फिर इसके बाद में आ जाता है दोस्तों चौथा जो व्यक्ति है वो है कौन? 1926। 1926 में कौन व्यक्ति आता है दोस्तों? मोतीलाल। तो अब कौन सा नेहरू आएगा? जवाहरलाल नेहरू। समझ गए? JLN, जवाहरलाल नेहरू। इस व्यक्ति ने क्या कहा, क्या किया? इसने एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की है दोस्तों। क्या? नेहरू रिपोर्ट। अब जो ये नेहरू रिपोर्ट है दोस्तों, ये क्या काम में आई है? तो दोस्तों ये जो नेहरू रिपोर्ट है उससे क्वेश्चन यही आता है कि जो भारत का संविधान निर्माण करने का जो प्रथम प्रयास है वो क्या माना जाता है दोस्तों? यही नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट जो है वो भारत में संविधान निर्माण करने का प्रथम प्रयास माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ लिख देता हूँ, भारत में संविधान निर्माण का प्रथम प्रयास। क्या दोस्तों? प्रथम प्रयास क्या है? नेहरू रिपोर्ट। अब आगे चलते हैं दोस्तों। फिर आगे चलने के बाद में जो हमारे पास है दोस्तों वो कौन है? 1934। 1934 में कौन सा नेता आया है दोस्तों? तो वो देखो आप,
1934 में अपने आए हैं दोस्तों कौन? मानवेंद्र नाथ क्या है? एम एन रॉय। ठीक है दोस्तों, तो मानवेंद्र नाथ रॉय, तो यहाँ लिख देता हूँ एम एन रॉय। क्या दोस्तों? एम एन रॉय। अब इस बंदे की खास बात क्या है वो देखो। अब इस बंदे ने भारतीयों को समझाया, मतलब जो नेहरू है, जो भी नेता है, उन सबको एक बात कही कि अपन जो संविधान के निर्माण की जो बात कर रहे हैं तो उससे पहले हम संविधान निर्माण करने से पहले हम एक संविधान सभा को अगर हम गठित कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि संविधान सभा में हम फैसले ले सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इन्होंने क्या एक नया कंसेप्ट निकाला है। क्या दोस्तों? क्या इन्होंने कहा? क्या कि संविधान निर्माण के लिए क्या किया जाए? संविधान सभा का गठन किया जाए। ये बात किसने कही है दोस्तों? संविधान सभा का गठन, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ये बात किसने कही है? एम एन रॉय। एम एन रॉय ने एक ही बात कही है। क्या दोस्तों? कि सबसे पहले जो संविधान निर्माण हम जो करने जा रहे हैं तो उसमें संविधान सभा तो होनी ही चाहिए, तो संविधान सभा का जो गठन किया जाए, यही बात की है किसने? एम एन रॉय ने। फिर दोस्तों उसके बाद में हम आ जाते हैं कहाँ पे? छठे पे। 6 में क्या है? 1936। तो दोस्तों 1936 में एक, हाँ, इससे एक क्वेश्चन ये भी आता है। देखो क्वेश्चन 2-3 बनते हैं, तो वो मैं आपको बता दूं कि पहली बार संविधान सभा की मांग किसने की है? एम एन रॉय ने। संविधान सभा का जो एक कंसेप्ट है वो भारत में कौन लेकर आया है? एम एन रॉय। तीसरा जो क्वेश्चन है, संविधान सभा का जो प्रतिपादक है वो किसको माना जाता है? एम एन रॉय। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आंसर एक ही है दोस्तों। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो दोस्तों आगे है हमारे पास में 1936। 1936 में क्या हो रहा था? 1936 में कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन। क्या दोस्तों? तो कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन। क्या दोस्तों? फैजपुर अधिवेशन। तो इस अधिवेशन में क्या खास बात कही है वो देखो आप। कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन में इन्होंने क्या किया? इन्होंने संविधान के लिए भारतीय संविधान के लिए संविधान सभा की मांग की है दोस्तों। क्या? भारतीय संविधान के लिए संविधान सभा की मांग की है दोस्तों इस फैजपुर अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों, और किसने की है दोस्तों वो बता दूं, ये है JLN, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने इस फैजपुर अधिवेशन में क्या किया है? भारतीय संविधान के लिए संविधान सभा की मांग की है दोस्तों। क्या दोस्तों? संविधान सभा की मांग की है, ये देख लो आप। फिर उसके बाद में 1938 में दोस्तों कौन है अपना? हरिपुर अधिवेशन। कांग्रेस का हरिपुर अधिवेशन। इस अधिवेशन में भी सेम बात कही है। क्या? जवाहरलाल नेहरू ने वही संविधान सभा की मांग की है। ठीक है दोस्तों, लेकिन
इसमें एक थोड़ा सा चेंज आ गया हरिपुर अधिवेशन में। देखो फैजपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि संविधान सभा के लिए संविधान सभा का गठन होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये गठन के लिए मांग कर रहे हैं। अब लेकिन जो ये हरिपुरा अधिवेशन जो है, इस हरिपुरा अधिवेशन में क्या कहा है कि संविधान सभा के लिए वयस्क मताधिकार होना चाहिए। क्या कहा है, ये वापस जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है, संविधान सभा के लिए क्या करो, संविधान सभा के लिए वयस्क मताधिकार होना चाहिए। क्या दोस्तों, वयस्क मताधिकार होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लो फटाफट और आगे चलते हैं। दोस्तों एक बार वापस सुन लो कि जो 1938 में है हरिपुरा अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ, हरिपुरा। और उसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि संविधान निर्माण के लिए हमें वयस्क मताधिकार होना चाहिए। कैसे कि जो वयस्क व्यक्ति है वो अपना मत देंगे तो किसी को चुनेंगे और वो जो चुने हुए व्यक्ति है वो संविधान सभा में एंटर करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये बात है। तो यहाँ से फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में इसकी 2-3 चीज़ मतलब जो भी है आगे कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों फटाफट आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों जो आगे हम चलते हैं क्या, फिर यहाँ पे सभा मतलब जो भी है एक वयस्क मताधिकार पे आधार मतलब ये संविधान सभा होनी चाहिए और ये है। ठीक है, तो हर प्रकार की जो मांग है उन्होंने रख ली, किसने, भारतीयों ने हर प्रकार की मांग रखी। ठीक है, तो फिर उसके बाद में जो अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने 2 प्रकार के प्रस्ताव लाए दोस्तों। आपने सुना भी होगा, पहला जो प्रस्ताव आया था कौन सा, 1940 का, क्या नाम है उसको, अगस्त प्रस्ताव बोलते हैं दोस्तों उसको, सुना है नाम। ठीक है, एक तो ये प्रस्ताव आया और एक जो प्रस्ताव आया है दोस्तों वो कौन सा है, क्रिप्स प्रस्ताव, उसको है 1942 का। क्या दोस्तों, क्रिप्स प्रस्ताव आए दोस्तों। इन दोनों में कॉमन बात क्या है, इन दोनों में जो भारतीयों की जो मांग है क्या है, संविधान सभा की मांग को क्या कर दिया गया, स्वीकृति दे दी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पहला पॉइंट लिखता हूँ, क्या किया, संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की मांग को स्वीकृति। ठीक है, पहला काम तो ये किया। अब है दोनों में, किसमें, 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव है और 1942 का जो क्रिप्स प्रस्ताव है, उन दोनों में एक बात कॉमन थी। क्या थी दोस्तों, कि जो संविधान सभा की जो मांग है अब उसको स्वीकृति दे दी गई। ठीक है दोस्तों, अब है दूसरी बात, यहाँ से उठाओ आप ये अपना कौन सा दोस्तों, 1942 का क्रिप्स प्रस्ताव। इसके बारे में क्या क्या कहा गया है तो वो देखो। तो सबसे पहले जो गांधी जी ने क्या कहा, तो गांधी जी ने कहा क्या है ये, आउटडेटेड चेक मतलब उत्तर तिथीय चेक, ये कहा है, गांधी जी ने कहा कि आउटडेटेड चेक है ये 1942 का। चलो ठीक है, गांधी जी ने कहा।
तो अब नेहरू जी ने भी कहा होगा, क्या कहा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा दिवालिया बैंक का आउटडेटेड चेक। क्या दोस्तों, दिवालिया बैंक का उत्तर तिथीय चेक, ये कहा। बस ये दो इम्पोर्टेंट बात याद रखो। ठीक है दोस्तों, 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव है और 1942 का जो क्रिस प्रस्ताव है, उसमें भारत के संविधान सभा की जो मांग की है वो अब स्वीकृत कर दी गई है। लेकिन जो 1942 का क्रिस प्रस्ताव है, उसमें गांधी जी का जो स्टेटमेंट था वो क्या था कि जो ये है ये 1942 का क्रिस प्रस्ताव वो क्या है, उत्तर तिथीय चेक है, उत्तर तिथीय चेक। ठीक है दोस्तों, आउटडेटेड चेक है। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि दिवालिया बैंक का उत्तर तिथीय चेक है। तो इसका ध्यान रखना आप, थोड़ा इम्पोर्टेंट ये रहेगा आपके, ज़्यादा तो नहीं लेकिन ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अब है देखो क्वेश्चन ऐसे आता है, किस प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने दिवालिया बैंक का उत्तर तिथीय चेक कहा है, तो ये है 1942 का क्रिस प्रस्ताव। क्वेश्चन ये बनता है पूरा सीधा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही गांधी जी का देख लो कि किस प्रस्ताव को गांधी जी ने क्या है, आउटडेटेड चेक कहा है, तो उसका भी 1942। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब है 1946 में, 1946 में ऐसा क्या हुआ वो देखो आप। 1946 में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत आया। क्या दोस्तों, दोबारा कि जो 1946 है, 1946 में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत आया। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या 1946 में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत आया। ठीक है, अब जो 3 सदस्यीय वो है, 3 सदस्य कौन कौन हैं जो कैबिनेट मिशन में शामिल थे। ठीक है दोस्तों, अब ये कैबिनेट मिशन ने क्या किया वो तो बाद की बात है, पहले देखो आप 3 सदस्य। उनमें जो पहला सदस्य था दोस्तों वो अपना भारत सचिव था, उसका नाम क्या है दोस्तों, पैथिक लॉरेंस। क्या दोस्तों, पैथिक लॉरेंस। और आपने पहले भी मैं आपको हिस्ट्री में पढ़ाया था एक चीज़, क्या, पैट्रिक लॉरेंस। तो पैट्रिक लॉरेंस क्या है पता है दोस्तों, एजीजी था। कहाँ का, क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी था, उसका नाम क्या था, पैट्रिक लॉरेंस। और ये कौन है, पैथिक लॉरेंस। तो इनमें कन्फ्यूजन मत रहना। तो ये पैथिक लॉरेंस क्या है, ये है अपना दोस्तों भारत मंत्री या भारत सचिव। ठीक है, दूसरा जो व्यक्ति आया था दोस्तों साथ में, उसका नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम है क्रिप्स। कौन सा, क्रिप्स। ठीक है, और ये क्रिप्स उस समय क्या था, ये क्रिप्स उस समय था दोस्तों क्या, व्यापार मंत्री। क्या दोस्तों, व्यापार मंत्री। तो आप क्रिप्स का नाम याद रखिए बस, ज़्यादा इसमें भी अगर लॉरेंस में लिख देता ना तो दिक्कत आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप केवल क्रिप्स याद रखो। ठीक है दोस्तों, क्रिप्स से पूरा आ जाएगा याद आपको। अब जो तीसरा व्यक्ति है वो कौन आया था, तीसरा व्यक्ति है दोस्तों AB अलेक्जेंडर। ठीक है दोस्तों, ये उस समय कौन था, युद्ध मंत्री था। कौन दोस्तों, युद्ध मंत्री था। इन तीनों ने मतलब कैबिनेट मिशन के रूप में ये क्या, तीनों सदस्य भारत आए और इन तीनों ने क्या किया, एक योजना बनाई। 1946 में क्या है, कैबिनेट मिशन योजना बनाई। तो यहाँ लिख देता हूँ क्या, आगे चलो यहाँ नीचे लिखता हूँ। इन्होंने क्या किया, 1946 के
कैबिनेट मिशन योजना के तहत क्या क्या काम हुआ। 1946 का जो कैबिनेट मिशन योजना है, उस योजना में क्या क्या काम हुआ देखो। पहला दोस्तों क्या काम हुआ पता है? पहला दोस्तों जो पहला काम हुआ दोस्तों वो क्या है? संविधान सभा के लिए क्या किया गया? मताधिकार। संविधान सभा के लिए क्या दोस्तों? संविधान सभा के लिए वयस्क मत के आधार पर चुनाव। ठीक है, ये काम किया गया क्या दोस्तों? संविधान सभा के लिए जो वयस्क मत के आधार पर क्या करना है, हमें चुनाव करना है। तो ये ध्यान रखना आप। अब दोस्तों इसकी पूरी स्टोरी इधर समझाता हूँ मैं आपको कि हुआ क्या था, वो देखो आप। देखो आप, ठीक है। अब ये जब इंडिया में आए और इन्होंने अब क्या किया है, संविधान सभा के लिए वयस्क मत को आधार बनाकर अब इंडिया में योजना बनाई थी जो कैबिनेट मिशन, उसके अनुसार अब क्या ला रहे हैं? संविधान सभा का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो संविधान के सभा का जो निर्माण करने के लिए सबसे पहले जरूरत क्या पड़ती है कि उसमें कितने सदस्य होने चाहिए और कितने नहीं। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया, इस कैबिनेट मिशन ने क्या किया, इस कैबिनेट मिशन ने जो इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों क्या किया कि जो संविधान सभा का एक सदस्य होगा, क्या दोस्तों, संविधान सभा का जो एक सदस्य होगा वो क्या करेगा, एक सदस्य क्या करेगा, 10 लाख जनसंख्या का 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। क्या दोस्तों? प्रतिनिधित्व करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है दोस्तों, क्या है, एक सदस्य किसके बराबर है? 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व। ठीक है दोस्तों, ये बात है। तो इस हिसाब से जो टोटल सदस्य अपने मतलब जो है चुने गए, तो वो कितने थे? उन सदस्यों की संख्या रखी गई दोस्तों कितनी? 389। कितनी दोस्तों? 389। तो ये 389 सदस्य जो क्या है, संविधान सभा के चुनाव के लिए निर्धारित रखे गए। ठीक है दोस्तों, अब है दोस्तों, अगर ये 389 जो सदस्य हैं वो रखे जाएंगे तो इनमें कुछ सदस्य तो होंगे मनोनीत, कुछ सदस्य होंगे निर्वाचित, ये पता है आपको। तो दोस्तों जो यहाँ लिख देता हूँ मैं निर्वाचित, तो निर्वाचित कितने सदस्य होंगे, कहाँ से होंगे, और मनोनीत कितने सदस्य होंगे, कहाँ से होंगे, तो बताता हूँ मैं। तो दोस्तों जो मनोनीत सदस्य हैं वो कितने हैं? 93। और जो निर्वाचित सदस्य है दोस्तों वो कितने हैं? 296। आया समझ में कि एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो 389 सदस्यों का क्या किया गया है? निर्धारण किया गया है। और उन 389 सदस्यों में 296 तो निर्वाचित किए जाएंगे, और जो मनोनीत सदस्य है वो कैसे किए जाएंगे, कहाँ से किए जाएंगे, तो बता दूँ आपको। ये जो मनोनीत सदस्य दोस्तों वो क्या होंगे? राजा, रियासतों के राजा, और प्रजामंडल प्रतिनिधि। क्या दोस्तों? प्रजामंडल का प्रतिनिधि करने वाला। ठीक है,
राजा हो गया, प्रजामंडल प्रतिनिधि हो गया। ये तो मनोनीत सदस्य हो गए 93। ठीक है दोस्तों, अब इन सदस्यों को कैसे चुनेंगे वो देखो आप। तो दोस्तों इनमें से 292 जो सदस्य हैं दोस्तों, वो तो हो जाएंगे कहाँ से, प्रांतों से। क्या दोस्तों, प्रांतों से। उनको तो प्रांतों से चुन लिया जाएगा। और जो 4 सदस्य हैं दोस्तों, वो क्या है, उनको केंद्र शासित प्रदेशों से चुनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो केंद्र शासित प्रदेश उस समय 4 ही थे, मैंने बताया भी था। क्या क्या, ABCD। क्या, अजमेर हो गया, बलूचिस्तान हो गया, कुर्ग हो गया और दिल्ली हो गया, तो वो 4 आ गए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो ये संविधान सभा में जो ये निर्वाचन हो रहा था, ये चुनाव हो रहा था, ये किस पद्धति से हुआ, कैसे हुआ। तो उसका जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं यहीं पर दूंगा। इसको एक बार आप ड्रॉ कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसको फटाफट। ठीक है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आगे देखते हैं। जो दोस्तों आगे मैं बता रहा था, क्या बता रहा था कि जो निर्वाचन प्रणाली है कौन सी है, किस आधार पे इनका निर्वाचन किया गया है, तो उसको देखो आप, किस आधार पे इनका निर्वाचन हुआ है। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले तो है कि चुनाव कब हुए। तो दोस्तों जो चुनाव हैं वो हुए थे कब, जुलाई 1946 में। आगे बात समझ में। अब है चुनाव कैसे हुआ, तो देखो दोस्तों, आपने मतलब पहले जो मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था दोस्तों, कि प्रांतों में विधानमंडलों का क्या किया गया है, वहाँ पे मतलब जो है निर्माण किया गया था प्रांतों में विधानमंडल का। ठीक है दोस्तों, तो प्रांतों में जो विधानमंडल है, देखो चुनाव का आधार क्या होगा, क्या होगा, प्रांतों के विधान मंडलों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधि की एकल संक्रमण मत पद्धति द्वारा चुनाव किया गया। दोस्तों ये याद रखना थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन फिर भी देखो आप कैसे, आप टुकड़ों में कैसे इसको याद करोगे। तो वो देखो, प्रांतों के विधानमंडलों के द्वारा क्या हो रहा है, प्रांतों के जो विधानमंडल है वहाँ से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण मत। आनुपातिक प्रतिनिधि का मतलब तो समझ ही गए होंगे, क्या, कि जो एक सदस्य है वो 10 लाख जनसंख्या को प्रतिनिधि कर रहा है। ठीक है, आया समझ में। एकल संक्रमण मत पद्धति का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति केवल एक वोट डालेगा और उसका मूल्य एक ही काउंट होगा, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कुछ भी हो। तो क्या होता है, ये एकल संक्रमण मत पद्धति द्वारा चुनाव किया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया चुनाव। तो चुनाव के लिए जो ये विधि है कौन सी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण मत पद्धति। तो ये इसका भी क्वेश्चन आता है क्या दोस्तों, कि जो
चुनाव हुआ था वो किस पद्धति के द्वारा हुआ था, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण मत पद्धति द्वारा। ठीक दोस्तों, अब है कि चुनाव का आधार क्या क्या था। ठीक दोस्तों, तो देखो आप, चुनाव का आधार चुनाव क्या है, चुनाव चुनाव वर्गीय आधार पर था। तो दोस्तों ये वर्गीय आधार क्या है, ये वर्गीय आधार का मतलब है कि 3 वर्ग शामिल थे उसमें। तो 3 वर्ग में कौन कौन कितने कितने आएंगे दोस्तों, तो वो देखो आप। तो चुनाव क्या था, चुनाव का आधार था वर्गीय। ठीक है, वर्गीय आधार पर था, 3 वर्ग शामिल थे दोस्तों। कौन सा, मुस्लिम। तो मुस्लिम को जो सीटें दी गई थी दोस्तों, वो दी गई थी कितनी, 79। दूसरा था सिख को जो सीट मिली थी दोस्तों, वो मिली थी 4। और तीसरा था अन्य को जो सीट दी गई थी, वो दी गई थी 213। ठीक है, चुनाव का आधार क्या था, वर्गीय आधार। वर्गीय आधार पे चुनाव किया गया था। तो मुस्लिम को 79 सीट मिली और सिख को 4 और अन्य को 213। ठीक है दोस्तों, अब जो ये सिख है, मुस्लिम है, अन्य हैं, उनमें से किस किस को चुनाव होने के बाद किस पार्टी को कितनी सीट मिली, किसको क्या मिला क्या नहीं मिला, वो देखो आप। अब है चुनाव के परिणाम। तो यहाँ लिखता हूँ मैं क्या, चुनाव के परिणाम क्या थे दोस्तों। अब देखो आप, यहाँ मैं सीट लिख रहा हूँ और यहाँ मैं वो लिख रहा हूँ, मतलब कौन कौन। ठीक है दोस्तों, तो इस चुनाव के परिणाम में जो 208 सीटें मिली थी, वो किसको मिली थी दोस्तों, क्या, कांग्रेस को। क्या दोस्तों, उस समय कांग्रेस का क्या था, बोलबाला था। तो 208 सीट मिल गई पूरी की पूरी कांग्रेस को। ठीक है, अब देखो ये राजनीतिक दलों की बात कर रहे हैं, इनमें सब में शामिल हो गए। ठीक है, तो एक दल ये भी था क्या, मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग को मिली थी 73 सीट। तो ये हो गया मुस्लिम लीग, ये लो, मुस्लिम लीग को मिली 73 सीट। अब 7 जो सीटें हैं वो अलग अलग राजनीतिक दलों को मिली है। क्या दोस्तों, अलग अलग राजनीतिक दलों को। जिस दोस्तों यहाँ क्या है, बहुजन समाज पार्टी है, आप पार्टी है। वैसे 2 इम्पोर्टेंट पार्टी तो वही है, कौन सी, भाजपा और कांग्रेस। उसके अलावा जो अलग अलग जो राजनीतिक दल है उनको एक एक आधी आधी सीट मिलती है। उसी प्रकार से 7 जो सीटें थी वो अलग अलग राजनीतिक दलों को मिल गई। ठीक दोस्तों, इसके अलावा बची 8 सीटें वो किसको मिली है, निर्दलीय को। क्या दोस्तों, जो निर्दलीय से खड़े हुए थे उनको, तो निर्दलीयों को मिली। ठीक है, ये हो गए। अब इसका काउंट भी देखो आप, करके देख लो एक बार फटाफट। क्या है, 8 3 11, 11 और 7 कितने होते हैं, 18, 18 और 8 26। तो ये हो गया 2, 7 9 9, फिर ये हो गया 2। तो ये 296 सीट आ गई दोस्तों। यहाँ देखो काउंट करके, 9 और 4 13, 13 और 3 16, 1 8 और 1 9 और 2 आ रही है। मैच कर रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, ऐसे मैच करवाने हैं। तो 296 तो थे, क्या थे, मतलब 292 जो थे वो तो प्रांतों से थे और 4 जो थे केंद्र शासित प्रदेशों से थे। ठीक है दोस्तों, तो 296 कुल मिला के पूरी सीट थी, तो उनमें से मिल गए इनको। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन ये आता है दोस्तों उसमें, क्या दोस्तों,
कि जो ये चुनाव हुए थे, संविधान सभा का जो चुनाव था उसमें दलों की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों 7 तो राजनीतिक दल ये हो गए जिनको एक एक सीट मिली है, एक कांग्रेस का दल हो गया, एक मुस्लिम लीग का दल हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9 दलों को संविधान सभा के चुनाव के लिए, संविधान सभा के चुनाव के लिए क्या किया गया था, प्रतिनिधित्व प्राप्त था। क्या दोस्तों, प्रतिनिधित्व प्राप्त था। ये बात लिखनी थी कि 9 दल थे, 9 पार्टियां थी या 9 दल थे जिनको क्या किया गया था, प्रतिनिधित्व प्राप्त था। बाकी तो क्या है, निर्दलीय है, इनको कोई मतलब ऐसे जब दल में शामिल नहीं किया गया तभी तो ये निर्दलीय है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी वहाँ पे बनता है। कितने दल थे उस समय, 9 दल थे। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप फटाफट देखो, इसके बाद में क्या क्या होता है वो देख लो आप। अब देखो आप फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका।